बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की है अक्सरियत राय से कि जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल एबटाबाद जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की इदारों के सरबराह के ख़िलाफ़, इदारे के ख़िलाफ़, और आज कौमी असम्बली ने उस पर एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उस पर ख़िताब किया। उन्होंने भी बात की कौमी असम्बली के अंदर, करारदाद मंजूर की कि एक रेड लाइन अबूर नहीं होनी चाहिए। आखिर सियासतदान ये रेड लाइन क्यों अबूर करते हैं? और इमरान खान साहब की सियासत अपनी जगह, लेकिन ये रेड लाइन अबूर करने से उनको परहेज़ करना चाहिए। आज इस पर गुफ्तगू करेंगे, साथ ही जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है मैशियत को बहाल करना। इस हवाले से उनके मुश्किलात क्या हैं, क्या इक़दामात कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और डॉलर की जो उड़ान है उसको किस तरीके से रोकना चाहिए, इस पर होगी बात। और साथ ही जिक्र होगा कि आज FIA के एक अहम अफसर डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर गए। किन केसेस की वो तहकीकात करते रहे हैं, क्या दबाव था, इसके ऊपर भी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे इसके ऊपर भी सियासत हो रही है। इसका भी जायज़ा लेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और सुन लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कल क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने निशाना। अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था। ये तो थे इमरान खान साहब। आज कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बयान दिया, इसकी मज़म्मत की। वज़ीर दिफा भी ख्वाजा आसिफ ही बोले, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा वो भी सुन। अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने, आपको 3.5 साल उन्होंने। मैं जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में और इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, बिला खौफ तरदीद के 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया। जी, और यह साहब, आज कौमी असम्बली ने मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की है। और ये रेड लाइंस जो हैं, अब सियासत आपकी अपनी जगह पे है। और कल अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में बयान जारी किया कि भाई अपनी सियासत लग रखो, हमें अपनी सियासत से दूर रखो, इतराज़ करो क्या, लेकिन फिर भी हम पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब से मेरी आप बधाई दूँ, मुलाकात हुई है आपकी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के अंदर ये चीज़ डिस्कस भी हुई थी। अच्छा, और मुझे जिस तरह वो बात करते आपने उनको मशवरा दिया कि भाई, पहले खुद ही बोला उन्होंने, अच्छा, मैं आर्मी के फौज के खिलाफ कुछ नहीं कहता, अगर मैं कहूँगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है आप कह रहे हैं। मैंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि कल को खुदा न खास्ता कोई अपहीवल हो जाता है पूरे मुल्क के अंदर, आप किस पे रिलाय करेंगे? पाकिस्तान पुलिस पे, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे, पाकिस्तान के। और देखें ना, सिचुएशन जब बिल्टअप होती है तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे आप एक ही अदारे को देखते हो और वो अदारा पाक फौज है। सिंपल सी बात है। देखिए, फिर वो डिस्कशन भी इस बात पे हुई कि आप बाकी सराउंडिंग्स में देख लें, जहां जहां इस इंस्टीट्यूशन को तबाह किया गया वहां वहां क्या हुआ। आप इराक को देख लें, आप शाम को देख लें, आप लिबिया देख लें, बाकी अगरचे कि उस तरह वो हमारी तरह की फौज नहीं थी। एक तो ये। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है इस तरह का कि पाकिस्तान को उसका तहफ़्फ़ुज़ है, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस पर नज़र रखती है। मैं उनको उस बात हो रही थी, ब्रूस रिडल की किताब पे बात शुरू हो गई। ब्रूस रिडल की बड़ी मशहूर किताब आई हुई कि वी कांट लीव पाकिस्तान। मैंने कहा क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान हम, उससे 2 रीजंस ने बताई हैं। उससे एक बात तो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। ये कुछ छोटी बात है। दूसरी समझ बताइए कि पाकिस्तान के पास एक एटम बम है, अगर अमेरिका यहां से निकल गया तो पाकिस्तान का एटम बम जो है वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन में आ सकता है। तीसरी चीज जो है कि पाकिस्तान का ज्योग्राफी, आप कितनी सेंसिटिव जगह पे खड़े हो। यानी एक लफ्ज निकला हुआ किसी भी प्राइम मिनिस्टर का या किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का, कोई भी हो, मैं इस लाइन में सिर्फ कोई भी हो, उसका एक लफ्ज निकला हुआ भी बाकी लोगों के लिए रास्ता देगा। और ये चीज, और इससे पहले हम कहते रहे हैं कि जब आप इन ऐसी चीजें करते हैं तो भारत में खुशी मनाई जाती है। अब भारत में वो जो मेजर आ रही है, उसने जो बयान दिया, उसने कहा कि पाकिस्तानी फौज एक गूंद की मानिंद है।
और लेकिन इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो तो हमारा काम आसान कर रहे हैं। यही बात है। मसला सारा यही है। इसके अंदर देखें, बात सुने, मसला सारा यह है कि कोई क्लियर सर्टिफिकेट नहीं देता, कोई इंस्टीट्यूशन किसी को क्लियर सर्टिफिकेट, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लाइन ड्रॉ की जाती है कि आप इस लाइन से आगे ना बढ़े। इससे पहले भी लोग, इमरान खान को पहला बंदा नहीं है जिसने ये बातें ना की हों। इफ आई एम असैसिनेटेड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब से उठा के लेके अब तक नवाज से जिसने जो किया, लेकिन हम मौजूदा सूरत हाल में बात कर रहे हैं कि इमरान खान जिस पॉपुलैरिटी के लेवल पे खड़े हैं, अगर इमरान खान का जरा सा फिक्रा यूं से यूं हो गया तो आज जो फैसले उन्होंने अपनी वजाहत कर दी है। लेकिन वजाहत क्या की कि मैं तो शहबाज शरीफ को कह रहा था, जो भी है शहबाज शरीफ सिपा सलार थोड़ी, उसकी एक वजह है, आप कह रहे हैं ना, उसकी जो ब्लाइंड फॉलोइंग है वो मान लेगी, खत्म, मान लेगी, मानती है। अच्छा, वो दिन के दिन है, रात के रात है। ये सूरत हाल बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। देखिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमने भी मशवरा दिया था और वो अच्छा खुद मुझे यूं करके ना बकायदा कि मैं नहीं बात कर, मैं नहीं बात, मैं देखें और ये जी बल्कि कह दिया, और जी अगर मैं बात करूंगा तो तूफान आ जाएगा, मसला आ जाएगा, मसला इनके लिए बन जाएगा और पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए बन जाएगा। ये बात उनकी एग्जैक्टली यही हुई है। लेकिन मसला उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि इस सारे मामले के अंदर जो हमने पहले मशवरा दिया था, जो हमने आज मशवरा दिया, जो हम आइंदा भी देंगे, कि हम अगर मौजूद हैं डिफेंड करने के लिए, तो फिर ISPR को चुप रहना चाहिए। दुनिया में किसी फौज का ISPR नहीं होता उस्मान साहब। हम कर रहे हैं ना डिफेंड, मौजूद है ना, एक माउथपीस मौजूद है, हम हबे वतन लोग हैं। अच्छा। उसके बाद ऐसा है कि जब आप मेरी जगह पे आप आ जाते हो ना, तो उस्मान साहब मेरी जगह तो और 4 और लोग भी आपको मुकाबले तो एक महकमा इसलिए है, उसका काम है ना सर, उसका काम हमें करने दें। दुनिया में और लोग करते हैं, कोई किसी जगह एक तर्जमान एक खास वक्त पे जब मिलिट्री स्ट्रेटजी का मतलब आता है वो कहा जाता है। यही वजह आपको देखें पूरा। अच्छा चले, ये तो हो गई बात जो फैक्ट्स हैं, मतलब सिराजुद्दौला का वो हवाला देते हैं या वो कम से कम हिस्ट्री को। देखिए, एक और चीज मैं बताऊं, एक और चीज बताऊं। देखिए, सिराजुद्दौला का पीरियड कॉलोनियल पीरियड था, वो गुजर चुका। इस वक्त अमेरिका जो है उसने कॉलोनाइज किया हुआ है, लियाकत अली खान से लेके अब तक। अच्छा, कौन ऐसा है जिसने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया, ये मुझे बता दें। आप उठा लें, क्या उनकी सिक्योरिटी आर्काइव में ये नहीं है कि हमने लियाकत अली खान को प्लान किया कत्ल करने का? क्या उनका ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि बड़ा बीर के अंदर तुम मड्डे काम करो, हम ये कर दें? क्या उनका ये नहीं है कि जाओ तुम ताशकंद के अंदर जाके सुलह करो? क्या उनका ये नहीं है कि हम तुम्हें इंडिया से लड़ने बैठ के हम तुम्हारा असला बंद कर देंगे? क्या उनका ये नहीं था कि हम प्रेस अमेंडमेंट करते हैं, तुमने तुमसे नाराज? ये तो तारीख है हमारी, और इस तारीख के अंदर सबसे बड़ा, आज अगर आप एक चीज़ खुल के गई, उसमें हम बात करेंगे आगे कि जो मरियम नवाज ने ये कहा है सेकंड उसने, क्योंकि इकॉनमी का इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे, वो बहुत लंबी तफसीर कि आसान रास्ता क्या है। उस्मान साहब, ये मसला सिर्फ एक हफ्ते में हल हो जाता है। कैसे? अगर मैं उससे बात करता हूँ एक हफ्ते में, उसकी वजह यह है, मैं पता दरिया होता है ना, उसने अगर बहुत ज़्यादा शोर आ जाए ना, तो करते ये हैं कि उसको नहरों में बांट देते हैं। उसका बड़ा मशहूर शेर है शहजाद अहमद का कि आंसू निकल पड़े तो मेरा दर्द घट गया, दरिया का जितना शोर था नहरों में बट गया। इलेक्शन अगर शुरू हो गए ना, लोगों की एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। अच्छा, इस एनर्जी पाइल अप हुई, मुकम्मल तौर पे पाइल अप हुई। इमरान खान जीते ना जीते, ये बात के इश्यूज होते हैं, वो तस्लीम करेगा नहीं करेगा, ये बात के इशू होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं ना मैंडे, तो वो तस्लीम करवा के उठते हैं। एक उसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा इशू है, इसको जब तक आपने रिजॉल्व ना करवाया, देखिए ये जो मेमोगेट का मरियम, अगर आप वो चला दें तो मैं उसके बाद ताकि अगले उसमें तबसरा करें, जो उन्होंने कहा है ये बड़ा अच्छा फैसला है, इस पे कमीशन के क़याम का जो फैसला है, चलाइएगा। सुनाए जी जरा, मरियम औरंगजेब साहबा ने किस तरीके से वो बात की थी। पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। और वो इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा। अपनी नालायकी, नाअहली, लूट मार 4 साल आप ये बैरूनी मुल्क साजिश का ढोंग रचा के उस डिबेट को शिफ्ट नहीं कर जी। TORs क्या होने चाहिए? सबसे पहले TOR जो होती है किसी भी कि क्या अमेरिका बैरून मुल्कों के अंदर मुदाखलत करके हुकूमतें बदलता है, बैरून पीछे रह के, या नहीं बदलता? आपको सिर्फ एक क्लिक करना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स में,
आपको पूरा डाटा मिल जाएगा कि किन किन मुल्कों में उसने हुकूमतें बदली। नंबर 1 पहला आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा कि अमेरिका वाकई बदलता है। ठीक है। उसके बाद आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सेकंड आपका उसके बाद आप आएंगे कि क्या उसके अंदर जब अमेरिका बदलता, क्या पाकिस्तान में कभी गुज़श्ता तारीख के अंदर अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया हुकूमतें बदलने में, या उसमें आपको लियाकत अली खान का भी मामला मिल जाएगा, आपको जनरल ज़ियाउल हक का भी मामला। अब तो ओपन हो गए, बल्कि आपको बिल क्लिंटन की वो पूरी की पूरी अपना किताब के मदद मिल जाएगा, वो तकरीर मिल जाएगी जिसमें नवाज शरीफ को उन्होंने जद्दा लेके गए थे। आपको ये सारा सिनेरियो मिल जाएगा, आपको 77 में रियाज खतीब का रोल मिल जाएगा। सेकंड कि आप करते आए। थर्ड आपको एपिसोड जब बनेगा, वहां पर जब खत्म हो गए तो आपको ये कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या वो जो खत लिखा गया, उस खत लिखने की बुनियाद के ऊपर क्या उसमें ये लफ्ज शामिल थे कि अगर इमरान खान की हुकूमत बदल दी गई और इस अदम एतमाद के थ्रू, तो फिर आपको हम आपकी सजा माफ कर देंगे। ये लाइन है टोटल। इस पे अगर जवाब ना में आता है तो आपकी इंक्वायरी क्लोज हो जाती है, लेकिन अगर आप जवाब हाँ में आता है तो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या उस दौरान अमेरिका बाकी जगह पे क्या करता रहा। अमेरिका बाकी जगह में 4 मुल्कों की आप स्टडी ले लेंगे। यूक्रेन में उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी शुरू होती है। आप देखेंगे किन किन लोगों को मिले, कैसे कैसे लोगों में मिले, जैसे वो अंगोला में मिलते रहे, जैसे वो बाकी जगहों में मिलते रहे, आप उसको मैच करेंगे। आप डिप्लोमेटिक एक्टिविटी को लाने की भी जरूरत नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं कि तुम जहांगीर तरीन से क्यों मिले, तुम मरियम नवाज से, पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप जब वो कॉलोनी पे लेके आएंगे तो फिर आप वहां से आप उनको निकालेंगे कि आप देखो अब क्या सूरत हाल है, और आपके उसके बाद हुआ। फिर उसके बाद अब आपका आएगा कि क्या उसके नतीजे में अदम एतमाद पास हुई। अब अगर पास हो गई तो आखिरी जो आपका सवाल आएगा, क्या इसके नतीजे में वो पाबंदियां, वो सजा माफ हुई या ईज हुई कि नहीं। फिर वहां पर आ जाएगा आपको कि 6 अरब। ये भी तो तय करना पड़ेगा ना कि ऐसा क्या कसूर हो रहा था जिसकी सजा दी गई। कसूर तो उसके अंदर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कसूर तो लिखा हुआ है, वो तो कसूर तो उसमें लिखा। रूस का दौरा है ना, रूस का नहीं, रूस के दौरे रुक जाए नहीं, कसूर तो बेसिस तो सजा इतनी सी भी, कसूर इतना सजा बड़ी मिल रही है ना, सजा बड़ी मिल रही। अब उसके बाद जाएगा कि 6 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर हुए, अच्छा निगोशिएशन। फिर आपको और तो ये तो सिर्फ 3 दिन के अंदर साबित, मैं एक बात साबित हो जाएगा। 3 दिन में आप बता देंगे हाँ या ना में निकल आएगा ना। चलो ब्रेक लेते हैं, बड़ा बाकी 2 आवर्स बाद में बताइएगा। ब्रेक के बाद फिर तफसील से फिर इकोनॉमी का भी इसमें जिक्र करना है कि उसके अंदर चैलेंजेस क्या है शहबाज शरीफ साहब के लिए। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। TORs की बात ब्रेक पे जाने से पहले और ये सब कर रहे थे और 3-4 को उन्होंने हवाला भी दिया, और ये सब 3 दिन में आपने कहा कि तहकीकात मुकम्मल हो सकती है। लेकिन और ये सब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा फ़र्द है कि जो तहकीकात करे। एक तो इमरान खान साहब ने कहा ना ओपन ट्रायल हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहली बात तो ये कि ओपन ट्रायल को हम अफोर्ड कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी खारजा पॉलिसी डिस्कस होगी। आप देखें बहुत जरूरी है करना। जिन कौमों ने ओपन ट्रायल किया है वही ठीक हुए। आपने जब भी आप खराबी की है आपने सीक्रेसी में की है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेज में, अच्छा उसको जर्नलों ने कहा यह बड़ा मसला हो जाएगा, इज्जत है ना करें। हालांकि उस वक्त जाहिया खान की इतनी बड़ी मुखालफत थी कि पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकल रहे थे और याह्या खान को सिर्फ चंद एक जूनियर अफसर ने पिस्तौल रख के कहा था बैठे रहो, भुट्टो का फ्लाइट आएगी। और भुट्टो आया था। भुट्टो ने आके आपको पता है 15-16 जनरल मिठा भी, हमीद भी, सब उनको फ़र्क कर दिया था। उस वक्त हमूदुर रहमान कमीशन आ जाती तो उस रॉ में बह जाती। क्या हुआ, इंडिया ने छापी उसको। आप अगर छाप देते, अगरतला साजिश केस छुपाए रखा आपने। हालत ये थी कि एहसन ज़फ़र साहब किताब में लिखते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में अयूब खान ने कहा कि ये क्या करें इसको, तो हमने कहा कि नहीं इसको ना छापे ना करे, ये पॉलिटिकल टर्माइल हो जाएगा। पक्का केस था। हालत ये थी कि उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद वहां पर अगरतला साजिश का जो मेजर मुजरिम था उसने कहा कि इट वॉज अ ट्रू केस। आपके मुंह पे थपाचा मारा, क्यों आपने छुपाई बात। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए, आप आज तक अब इसको छुपाए बैठे हुए हैं अपना असाम बिन लादेन वाली रिपोर्ट के अंदर। हर बंदा बात करता है। जब आप छुपाते हैं तो मसला निकलता है। अब यूरोप में और अमेरिका में हो ये गया है कि वो अपने पेपर्स बाहर निकाल देते हैं 20 साल के बाद। इंदिरा गांधी को हीरो बनाया हुआ था, उन्होंने उठा के जलील कर दिया कि हम तो उसको तरफ कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे, और पेपर सारे सामने आपके सामने सुनाए। अच्छा,
638 दफा उन्होंने कास्त्रो पे अटैक किए, अब सामने आ गए। ठीक, वो पता चल गया कि उसके सिगार में भी क्या था, मगर रिजीम चेंज नहीं हो रही थी कास्त्रो की। ये जो किमल सिंह वो जो है, किमल सिंह जो था नॉर्थ कोरिया वाला, इसके ऊपर अटेम्प्ट किया रिजीम चेंज के अंदर, उसके निकाल। कल को अमेरिका जो खोल देगा, अल्लाह के बंदो खुद खोल दो। लेकिन सर मेरा सवाल वही है कि कास्त्रो कुछ कर रहा था, फलाना कुछ कर रहा था, हम IMF का बंदा ला रहे हैं, स्टेट बैंक में बंदा ला रहे हैं, नहीं, हर नहीं, चीज उसका कर मतलब रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कसूर क्या था? मेरे जरा सा पिछले प्रोग्राम कभी चलवा दें। हमने कहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन, ये दो ऐसी जगह हैं जहां हम डिस्टेबिलिटी चाहते हैं। हड्डा यूक्रेन से शुरू हुआ है, हमारा नहीं, कि हमारा हमने इकट्ठा हमायत था, नहीं की, हमारा इकट्ठा था कि हमने उस हमले की आप मजम्मत नहीं जब की। तक मैं उस मीटिंग में मौजूद था, जिसके अंदर रॉबिन रफीन ने यूं उंगली खड़ी करके कहा था, वी विल नॉट मेक इट पॉसिबल दैट यू विल मेक द ग्वादर पोर्ट फंक्शन। हुआ क्या फिर? उसके बाद सफारतकारी हुई नहीं हुई ना। हाँ। लेकिन अब जब भी आप आगे बढ़ेंगे चाइना की तरफ, आपके साथ यही होगा। जब भी आपको लेकिन हम पिछले पौने 4 साल चाइना की तरफ बढ़े नहीं बढ़े हैं। ये हमारी नेगेटिव प्रोपेगेंडा। आप वो मुकम्मल तौर पे चाहते हैं कि पाकिस्तान से चाइना आउट हो जाए। सर, क्वाड उन्होंने बनाया, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। आप क्यों नहीं समझ रहे? एक मसला है कि यूक्रेन क्या किया था, यूक्रेन ब्रेजेंस्की ने कुछ नहीं किया था। क्यों आराम से बैठा हुआ था? क्रावेज आराम से बैठा हुआ था। यूक्रेन जो था 40% गंदम उगाता था, दुनिया का बेहतरीन मुल्क था, खूबसूरत ब्लू। वो कहते इसको हो क्या का मुल्क को क्या कसूर किया था उसने? IMF वहां बैठी हुई थी, वर्ल्ड बैंक वहां बैठा हुआ था, सब कुछ वहां। क्या होता? आज कितने बंदे मर रहे हैं उनके। आज क्रीमिया में क्या हो रहा है? हमारा कसूर ये है कि हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं। ये हमारा इमरान खान जब कोई और होता तब भी उसके साथ यही होना था, तब भी साजिश होती, तब भी यही होना था, अटैक होना था। कि आप उन्होंने कहा कि और जो अब हुकूमत में है इनके खिलाफ भी अगर वो बातें नहीं मानेंगे, अगर आप बाकी चीजें वाइंड अप नहीं करेंगे, तो यही होगा। बस क्या वाइंड अप हो सकता है कि आप CPEC को वाइंड अप कर दें? क्या ये शहबाज शरीफ साहब ये कर सकते हैं? उनका एक कंसेंसस है, एक रिपोर्ट उनकी आई है जो ब्रेकिंग न्यूज़ ने दिया है कि पाकिस्तान चीन से परे नहीं हट सकता। नहीं हट सकता तो ओनली सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को बदअमन और डिस्टेबलाइज रखो। अच्छा, ताकि ये ना, क्यों बलोचों को नाइट विजन डिवाइसेस कौन देता है? मैं देता हूं। बलोचों को इक्विपमेंट उठाएं जरा सब। तो ऐसी सूरत हाल में हमें भी किस तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए जो चल रहा खड़े है? हो जाना चाहिए। 10 दफा कहा है, IMF के सामने भी खड़े हो जाओ। इतने छोटे छोटे मुल्क, इमरान खान से गिला क्या है मेरा कि इमरान खान को जिस तरह की पॉपुलैरिटी मिली थी, राफेल कोरिया की तरह, इक्वाडोर के उसके तरह खड़ा हो जाता, ब्राजील के सदर की तरह खड़ा हो जाता, हेगो शहबाज की तरह खड़ा हो जाता, कहता नहीं देते पैसे तुम्हारे, हम अकेले हैं। तो इसका मतलब है हुकूमत में थे तो खड़े होते, हाँ, हुकूमत में जाने के बाद खड़े हुए हैं। नहीं, वो मसला अब तो मसला पता क्या है? अब तो देखो मेरी बात, मैं और आप जो कुछ बात कर रहे हैं ना, हमारा हाल वो हो गया है जो रूस में, जो उसमें फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का रूसो के मुकाबले हाल हो गया था। अच्छा, रूसो बड़ा हीरो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, किंग लुई के खिलाफ तहरीक चल रही थी। रूसो ने अपनी किताब लिख ली जिसमें कुछ कन्फेशन नाम था, उसने बड़ी फजूल बातें की अपने बारे में। किंग लुई ने वो तकसीम करवाई तो लोग कहते हैं ये किंग लुई ने खुद लिख के। इस वक्त तो इमरान खान के खिलाफ मैं अक्सर मशवरा देता हूं कि खामोशी ज्यादा बेहतर है। बिकॉज जो सिचुएशन में कल वो अमीर अब्बास से कहता मैं अपने गांव गया हूं, जिस औरत को पढ़ना लिखना नहीं आता वो कहती है कि अमेरिका के सामने हमने बेच दिया गया। अच्छा, ये मतलब आप तरह से क्रॉस घूमे तो चल पड़ा है ना ये कौम। मैंने कहा 3rd टाइम इन पाकिस्तान हुआ है। अच्छा, पहली दफा हुआ था जब जुल्फकार अली भुट्टो वहां से आया था। आप सोचें, उस 14 जनवरी को ताशकंद हुआ है, 16 अगस्त को जिसने वो छोड़ी है, अपना वजारत छोड़ी है, और लाहौर में जब वो ट्रेन में आया तो लाहौर तक आते थे हीरो हो गया था, पूरी अपोजिशन आउट हो गई। अच्छा, सेकंड टाइम 1970 7 मार्च को 1977 में इलेक्शन थे, उन्होंने कहा बाइकाट करेंगे, अगले दिन हु का आलम था तमाम। दिस इज द 3rd टाइम जो सडन रप्चर हुई। कितना हम छुपा लेंगे, कितना हम उसको मीडिया का बाइकाट कर लेंगे। कहाँ बाइकाट है? 1.5 घंटे की तकरीर लाइव चलती है, और क्या चाहिए? और ये साहब मैं उसका यार मैं उसके वो कहते हैं ना कि जनाब मेरा मीडिया ब्लैकआउट। कहाँ ब्लैकआउट? वही कहाँ से मुझे बताएं। सर, ये जो लीडर होता है ना, ये यही होता है। हाँ, पहले वाली वो डार्लिंग वाली सिचुएशन नहीं है कि 2 दिन बाद कराची में इज्तिमा आया तो 3 दिन पहले से हेडलाइंस चलनी शुरू हुई। जैसे डार्लिंग्स का मसला जो होता है, इनकी बात चलते रहने दिया करें, बाकी इस कौम का एक गुबार निकले। ये कौम के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इस कौम का गुबार। मेरा सवाल वही है कि ठीक है गुबार निकले, सारा है, आप जिस तरह निशानदेही कर रहे हैं मसाइल की, एक और चीज बताऊं, कितना एक सीरियस और इशू चीज, है। इमरान खान एक बात सही कहता है या गलत कहता है, लेकिन बात सही है
क्या? देखिए, जब इलेक्शन शुरू हो जाता है ना, हाँ, तो इमरान खान को भी अपनी होश नहीं रहेगी, तो ना शहबाज शरीफ को अपनी होश रहेगी। अच्छा, इलेक्शन में लग जाएंगे। सब लग क्या इस माहौल के अंदर आप इलेक्शन अफोर्ड करते हैं? गली मोहल्ले में लड़ाई हो, नहीं, आप किसी महफिल में चले जाते हैं तो लड़ने हर को पड़ते हैं। मैं तो रोज सुन रहा हूं, लेकिन आपका हल क्या है? ये लड़ाई चलती रहेगी। अगर आप इलेक्शन करेंगे ना, तो लड़ाई जो चले, है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, Restrict- इमरान खान साहब इलेक्शन हार जाते वो हैं, अगली then बात, अगला कबूल सर, करेंगे? अगला सर, जिस बंदे ने एमएनए की सीट जीती होगी ना, वो कबूल करवाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर 400 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लड़ाइयां कॉन्स्टिट्यूएंसी पे चले जाया करती हैं, लड़ाइयां रिस्ट्रिक्टेड हो जाती होती हैं। अच्छा। ये मसला है। देखिए, इमरान खान की सारी सूरत हाल जो है बलोचिस्तान में तो नहीं होगी, इमरान की सारी बात जो है वहां तो नहीं होगी, किसी और जगह पे। असल मसला ये है कि आपको ये सारा मामला जो है जितनी जल्दी हो सकता है, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बेहतर है, सही। वरना जितना पाइलअप होगा उनके, मैं मशवरा नहीं, और ये सब अगर चले, मैं कल उनके डिनर में चला जाता तो मैं उनको यकीनन ये मशवरा देता। उनके एक उम्र गुजरी हुई है कि आपके लिए भी बेहतर है कि इलेक्शन करा जितनी दें। जल्दी इलेक्शन आप करवा। लेकिन पैसा आपके पास नहीं है, हालात आपके पैसा खराब तो हो आपको- रहे हैं। आप- अगर आप 3 आपको महीने, solidarity के इस लिए- वक्त 3 महीने अगर निगरान गवर्नमेंट आ जाती है तो आप क्या करेंगे? आपको तो पहले आप आपको मुझे ये बताएं, माशी आपको तौर पे पता है सबसे बड़ा मसला क्या बना हुआ है कि हम बजट कैसे पेश करेंगे नून लीग के लिए। तो बजट पेश मुझे करेंगे। सीरियस लोग उनके ये कहते हैं कि हम बजट बनाएंगे कैसे। मिफ्ता इस्माइल कुछ कह रहा है, सागडार कुछ कह रहा है, वो कह रहा है ये कर लो, वो कह रहा है ये कर कुछ नहीं सकते, मामला उलझा हुआ है। आपके यहाँ आपको कहीं से कोई इमदाद नहीं मिल रही। मैंने पहले कहा था नहीं कि मिल अब रही। अमरीकियों ने इसलिए नहीं किया हुआ ये मुल्क में फटा। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को सोने में, तो उन्होंने एक कहा था आपकी पोजीशन इसका मतलब है साजिश की थ्योरी तो दम तोड़ गई। अगले अगर नहीं, अमेरिकी- आगे तोड़ेगी, आगे तोड़ेगी, अच्छा। दम आगे तोड़ेगी। अच्छा, उन्होंने कहा था पाकिस्तान क्या होगा, साउथ कोरिया बना लें या जापान बना लें। हाँ। लेकिन हिच क्या है, हाँ, आप एटॉमिक पावर हैं। अच्छा, जिस दिन आप एटॉमिक पावर सेक्रीफाइस करेंगे उस दिन आपके वारे न्यारे होंगे, वरना नहीं होते। अच्छा, चले ब्रेक लेते हैं। बड़ा अहम ये मौजू है आपने जो छेड़ा है इकॉनमी का, कि शहबाज शरीफ साहब के चैलेंजेस क्या हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे बीपर पे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे कि नई हुकूमत को किस तरीके से माशी चैलेंजेस का सामना है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर ज़ैदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। शब्बर साहब, पहले ये बताइएगा कि एक हुकूमत काम कर रही थी, नई हुकूमत आई, मुफ्ता इस्माइल साहब आए, शहबाज शरीफ साहब ने दौरा भी किया और एक IMF के साथ मुज़ाकरात भी अमेरिका के अंदर हुए। क्या नज़र आ रहा है कि ये नई हुकूमत कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो सकती है या नहीं? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि इनको अपने डेट्स में या रीपेमेंट जो हमारी ड्यू हो रही है फॉरेन करेंसी के सिलसिले में, उसमें कोई थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी और शायद कुछ हमारे लोन्स रीशेड्यूल हो जाएं और शायद IMF वाले भी इसको एक आध महीने तक आगे ले जाएं, मगर अल्टीमेटली कोई सब्सटेंशियल रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में साल के एंड तक। हो सकता है जून तक थोड़ा बहुत बजट से पहले ये थोड़ा सा इम्प्रेशन ये दें कि बेहतरी हो रही है और शायद कर भी लें, मगर ये सिर्फ एक टेम्परेरी सा फेज होगा, इसके आगे हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। अच्छा शब्बर साहब, ये बताइएगा कि जो बजट आगे हमारे सामने आज आ रहा है, उसके ऊपर IMF कंडीशनैलिटी और उसका रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम जो हमारा जो उसके है हमारे पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, इसमें ये बजट इस सिनेरियो में किस तरह का हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये बजट में ये कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे बुनियादी, और ये जो पिछले साल वाली पोजीशन है उसको ही चलाएंगे। कोई एक आध आइटम्स को देंगे, मगर इनकी कोशिश ये होगी कि ये किसी तरह से बाजार में डॉलर फेंक के या डॉलर को बाय करके ये डॉलर्स की शायद रुपये को नीचे लाने की कोशिश करें रोल ओवर के सिलसिले में। मगर जहाँ तक मुझे अब समझ आ रहा है कि शायद उसमें भी ये कामयाब होते मुझे नज़र नहीं आ रहे। जो हमारी परसेप्शन थी कि ये कामयाब हो जाएंगे, मुझे अभी जो आज की पोजीशंस हैं और जो सऊदी अरब का इम्प्रेशन है और जो वर्ल्ड बैंक का जो 12 मई को डेलीगेशन आ रहा था
और जो वो दोहा में बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है इनके लिए बेसिकली। अच्छा जबर साहब, जो इस वक्त रूबल का जो क्राइसिस बिल्टअप हुआ है और जो गैस पाइपलाइंस की सूरत बनी है, रूबल रेस करता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। पोलैंड का उन्होंने बंद की गैस, दूसरों की बंद की, उन्होंने अगले दिन काम पेमेंट करते रूबल में। इस क्राइसिस में डॉलर का जवाल, फिर हमारे डॉलर के साथ एसोसिएशन, आप क्या समझते हैं ये हम पे कितना बड़ा प्रेशर लेके आएगा? देखिए बात ये ना कि जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो यूक्रेन की वॉर हो रही है, इसमें अमेरिकन जो हैं वो काफ़ी बुरी तरह, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन फंस चुके हैं। और पूरी दुनिया का जो बुनियादी माशी स्ट्रक्चर है वो तब्दील होने जा रहा है। तो कोई भी आदमी इस वक्त पाकिस्तान, कोई बड़ी कमिटमेंट पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, और यह मकबूल जान साहब, कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर शायद जो पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की स्ट्रेटजी है ये रीड्रॉ होगी, और इस रीड्रॉइंग में एक बहुत बड़ा शिकार पाकिस्तान होगा। अच्छा ये बताइएगा, सबसे अहम तरीन जो हम गुज़श्ता एक साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग सूरत हाल में है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा कहता है कि हम किसी और तरफ जा सकते हैं ऑयल के बेचने के लिए। पाकिस्तान को, क्योंकि दो ग्रुप बराबर सामने आ चुके हुए हैं, दो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद सिस्टम कौन सा रहेगा स्विच ऑन करने के लिए? देखिए बात यह है औरिया साहब कि जो ग्रुप दूसरा वाला है, जिसको रशियन और चाइनीज कहते हैं, या इसको दूसरा आप समझ लें कि रशियन या ये ग्रुप, अगर मुझसे आप आइडियोलॉजिकली पूछें तो मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए वो बेहतर है। मगर एक चीज होती है आइडियोलॉजी और एक चीज होती है जमीनी हकायक। जमीनी हकायक, जमीनी हकायक ये कहते हैं कि आपको मजबूरी में वेस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की नहीं है बल्कि मैन पावर की भी है। तो एक्सपोर्ट मैन पावर की भी जो है वो भी वेस्ट के अलाइज हैं, और गुड्स के भी हैं, वेस्ट के अलाइज हैं। अगर मैं आपको अगर इस दौरान में, आज नहीं मगर अगले इस दौरान में कोई बड़ी सब्सटेंशियल चेंज सऊदी अरब में आती है, जिसका चांस मुझे नजर नहीं आ रहा, फिर कोई तब्दीली आ सकती है। अगर सऊदी अरब में तब्दीली नहीं आई तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है रशिया की साइड पे जाने की। जाना हमें वेस्टर्न साइड पे ही जरूरत पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, तो इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी हमें? जी इसकी कीमत देखिए, कीमत तो मेरा ख्याल है मकबूल जान साहब, कीमत हमने दे दी है। मगर मुझे जो खौफ है वो ये है कि हमें दो कीमतें और देनी पड़ेंगी। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे दो कीमतें और देने वाली शक्ल नजर आ रही है। वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। ठीक। दूसरी वो हमसे इसराइल को तस्लीम करवाएंगे। अच्छा। तीसरा वो हमसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब उसको प्रोग्राम को मतलब कम से कम मैनेज करना या उसको मॉनिटर करने की पावर लेंगे। ये चीज ये तो शबरदार साहब, ये तीनों चीजें हैं जो कि हुसैन हक्कानी के उस खत के अंदर मौजूद थी कि हम आपको एक जॉइंट मॉनिटरिंग दे देंगे, हम इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक कर लेंगे। और इजराइल तो वैसे दूर दराज की सोच है, वो जब सऊदी अरब करेगा तो फिर देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन ये दो तो अहम चीजें नजर आती हैं शबरदार साहब। देखिए बात ये है कि ये मैंने हुसैन हक्कानी की ये बात मैंने हुसैन हक्कानी के उसकी बुनियाद पे नहीं कही है। हाँ, ठीक है। मैं तजिया देख रहा हूँ, जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूँ, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते हैं। देखिए मकबूल साहब, आप ये गौर करें कि श्रीलंका और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। ठीक है,
और ये उनका अपना कसूर है या किसी ने करवाया है, वो बात की बात है, मगर ये रियलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और हमारी और श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई है। तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े। आज वो रिजाइन भी कर गए ना, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर गया आज को 2-3 घंटे पहले। लेकिन श्रीलंका जो है जिस तरीके से उसने IMF को खैरबाद कहा और जिस तरीके से चीन पर रिलाई किया, लेकिन चीन को तो बेल आउट करना चाहिए था ये आखिरी सवाल ये है कि चाइना जो है जिसने बकायदा इतने बड़ा इशू करके बैकअप करके रशिया को कहा कि तुम यूक्रेन में घुस जाओ और फिर साथ ताइवान की तरफ भी इशारा दे दिया, ये पाकिस्तान में और रीजन में सपोर्ट करने के मूड में नहीं है या शायद अभी देर करना चाहता है इस मसले में? देखिए अबुल जान साहब, मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मगर मैं तालिब इल्म हिस्ट्री का हूँ बेसिकली। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना कभी किसी कंट्री के अंदर कभी सब्सटेंशियल अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, हाँ, उनकी साइकी में नहीं है। सही है, उनकी साइकी में नहीं है। चाइनीज सिर्फ चाइना के अंदर अपनी हेजेमनी चाहते हैं। उनको किसी मुल्क में कब्जा करना, किसी मुल्क को कंट्रोल करने का उनका कोई सदियों से कभी टेम्परामेंट नहीं है। जब चाइना तारीख में बहुत स्ट्रांग मुल्क था उस वक्त भी उन्होंने ये पूरा फिलीपीन का एरिया, इस एरिया को उन्होंने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। वो लोग नहीं चाहते। तो चाइना के बारे में दो बातें, मेरी बात आप लिख लें, चाइना कभी किसी कंट्री को पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं करेगा। दूसरी बात, चाइना कभी किसी कंट्री को सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड नहीं देगा। ये बात भी मेरी याद रखें। तो ये 2-3 चीजें हैं जो चाइना के बारे में हमें याद रखनी चाहिए। हम चाइनीज के साथ बहुत आगे बढ़ जाते हैं बाज दफा पे, मगर ये हम भूल जाते हैं कि चाइनीज जो नेशन है इसकी अपना एक टेम्परामेंट है, इसकी अपनी एक तारीख है। उस तारीख से आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि चाइना जो है वो कोई बुनियादी शब्बर साहब, चाइना का तो ठीक है, लेकिन रूस जिसके बारे में इस तो कह रहे हैं कि इट्स अ रिजुविनेटेड मलाइन एक्टर इन यूरोप आ गया है, और रूस की तो ये बड़ी लंबी चौड़ी तारीख रही है, कोई 400-500 साल की जारिस तारीख जो है। देखिए, रूस का जहां तक सवाल है, अब रूस पे आ जाते हैं। रूस जब रूस कम्युनिज्म के साथ चल रहा था और रूस के अंदर एक सोशलिस्ट निजाम था, तो उस रूस के साथ तो हम उसको दूसरी तरह देखते थे। मगर मैं अभी समझता हूं कि रूस आज इस काबिल नहीं है इकोनॉमिकली, वो इस काबिल नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज को उस तरह सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, जिस सपोर्ट की हमें जरूरत है। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास आज चॉइस नहीं है कि आप ये समझते हैं कोई रशियन ब्लॉक आ जाएगा जो कोल्ड वॉर से पहले था और रशिया कंट्रीज को कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं होगा, अब मुश्किल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जाहिद साहब, बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है और ये वाकई बड़ा बैलेंस एनालिसिस है। मेरा ख्याल है कि एक जज्बाती तौर पे हम रूस में चले जाएं या चाइना में चले, अनलेस के हमें कि बहुत ज़्यादा मजबूरी, लेकिन मसला सर हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम इंडिया के साथ जा नहीं सकते। ना हम इंडिया के साथ जा सकते हैं ना मोदी हमारे साथ आ सकते हैं। हमने चीन के साथ भी रहना है, हमने वेस्ट के साथ भी रहना है, हमारा अजीब गरीब है बराबरी की सतह पर। अब मसला एक आखिरी जो है FIA के जो देखिए, रिजवान डॉक्टर रिजवान का इंतकाल हुआ, 15-16 साल से जानता हूँ मैं। जब यहाँ DG आर्कियोलॉजी था वो SPCT होते थे और बहुत ही इंतहाई नफीस इंसान, इंतहाई शानदार आदमी। देखिए, सिविल सर्विस के ऊपर बहुत बड़े प्रेशर्स हैं। मैं सच्ची बात बताऊँ, आज से नहीं, कम से कम 25-30 साल से तो ज़रूर हैं। उसके बाद यह है कि सैफुर रहमान के ज़माने से शुरू हुए थे। अच्छा, आप एक आदमी के खिलाफ आप इंक्वायरी बनाते हो, आप उस बंदे को इंक्वायरी करते हो, अगले बार उसकी हुकूमत आ जाती है। आप बेशक नेक नीति से कर रहे हो, आप जो है वो दबाव में आ जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या कर। हसन वसीम अफजल एक इंतहाई अपराइट अफसर था। अच्छा, उसने जरदारी का स्विस अकाउंट निकाला। आप सोचें कि जरदारी का स्विस अकाउंट निकालने के बाद जिस तरह ख्वारजार हुआ है, इतना अपराइट अफसर जो 21 ग्रेड से ऊपर उसको नहीं जाने दिया गया। और ब्यूरोक्रेट्स का ये होता है कि हर कोई मेरी तरह तो नहीं होता ना 21 ग्रेड के ऊपर बैठ गया कि नहीं करते हो 22 को ना करो। हम तो और मिजाज के आदमी थे, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई थी, लेकिन हर बंदा छोटे। फिर सबसे बड़ी बात जो होती है कि वो इस माशरे में रह रहे होते हैं, उन्होंने इसी माशरे के अंदर जिंदगी। आपको अगर एक छोटे से केस में बुला के एंटी करप्शन में बंद कर दिया 5 दिन के बाद, खबर लग गई, ये मुझे मिला रिजवान
यही 3 दिन पहले यही गुफ्तगू कर रहा था कि उसमें होगा क्या। आप रिश्तेदारों को ये तो नहीं बताते फिरेंगे कि मेरा केस सच्चा था या नहीं था, आप तो झूठ में गए, तो वो प्रेशर ले जाते हैं। खुद भी दिल का छोटा बहुत उसका पेशेंट था, मैं जब संतरीम साहब से बात हुई थी उनके साथ काम कहता पेशेंट तो था, लेकिन होता यह है कि एक स्टेनोस सिचुएशन में स्ट्रेस है। अब मुझे ये बताइए कि आज उसने इतना बड़ा ये केस किया, कल कौन करेगा इस तरह के केस को निकालने। इसीलिए हजार दफा इनको कहा है कि आप नैब का अदारा जो है उसको मुकम्मल इंडिपेंडेंट बनाएं। ये जो 2 मिल के अपोजिशन के ये करते हैं, उसकी एक पूरी, जैसे पाकिस्तान की फौज है ना इंडिपेंडेंटली चल रही है, आपकी जुडिशरी है ना इंडिपेंडेंट चल रही है किसी न किसी, इसको एक बाकायदा ऐसा कि इसको कुछ छेड़ ना सके। अच्छा, आज भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के मुकाबले में साउथ कोरिया क्यों तरक्की कर गया। आप उस्मान साहब सोचे, 2 मिनट आपको लूंगा सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए। साउथ कोरिया के अंदर जो है 12 अरब डॉलर मिलिट्री पे स्पेंड करते हैं, हम 4 अरब डॉलर स्पेंड करते हैं। साउथ कोरिया के अंदर 24 साल के अंदर 19 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इतनी डिस्टेबिलिटी। साउथ कोरिया में 4 मुल्क सूबे ऐसे हैं जिनकी आपस में लड़ाई रहती है। अपने एक सदर को उन्होंने कत्ल किया हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, एक काम है, सेक्शन 90 से 97 तक जो स्टील फ्रेम है ना अफसर्स की, इनको कोई नहीं छेड़ेगा। 60s में जो हमारा वो लेके गए थे ना, वो उन्होंने कहा ये इसकी कंटिन्यूटी ये करेंगे, हम लड़ते रहे सियासतदान, हम मारे जाते रहे, हम कुत्ता होते रहे कुछ। आज इस वक्त दुनिया की 25% कॉर्पोरेशन वहां से चल रही हैं। क्यों? वजह यह है कि उन्होंने अपने उस स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जिससे हुकूमत चलती है। आंधी आती है, कुछ आती है, वो झूलता रहता है सबको। हमने उस स्ट्रक्चर को तबाह कर लिया। अब हम हर दफा फौज को देखते हैं, हमने आग बुझानी है फौज, हमने स्कूल चलाना है फौज, हमने सैलाब में फौज। आप मुझे बताएं, स्ट्रक्चर जहां होता है, 9/11 में एक दफा फौज को नहीं बुलाया उन्होंने, न्यूयॉर्क के मेयर ने किया उससे। आपका मेयर क्या है? आपका मेयर तो वॉल सिटी नहीं जा सकता। आप खुद सोचे कि वॉल सिटी के अंदर आग लग जाए तो आप खत्म है, हेलीकॉप्टर कहां से आएंगे? या कंटोनमेंट से उड़ेंगे या कहीं और से उड़ेंगे। आपका तो चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर तो इस काबिल ही नहीं होता कि वहां जाके वो कर, वो तो लग्जूरियस हेलीकॉप्टर होता है। तो असल मसला ये है कि हमने इंस्टीट्यूशन तबाह किया है। यही वजह है कि हमारा ऑफिसर जो है बेचारा इस तरह की सूरत हाल। अब खुद देखें, वो जो उसको मारा गया था, रजिस्ट्रार जो मारा गया था ना, उसके बच्चा अच्छा था, सिर्फ थार चौधरी के कैसे में मारा गया डकैती के अंदर। अब जो भी कह लें, उसकी बीवी तो कहती है ना उस कैसे में मारा गया। चलें जी, अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और लवाहिकीन को सब्र दे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।